बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इसी को लेकर अमित शाह को देवबंद पहुंचना था, जहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले थे। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि देवबंद में अमित शाह ने अपना घर घर का प्रचार का जो कार्यक्रम था उसे रोका है और उसके पीछे की वजह भारी भीड़ बताई गई। ये कहा गया कि बहुत संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए, जिसकी वजह से अमित शाह का ये जो कार्यक्रम था घर घर प्रचार का उसे रोका गया है। देवबंद में अमित शाह मौजूद थे, उनको वहां घर घर जाकर लोगों से बातचीत करनी थी, क्योंकि बीजेपी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सहारनपुर में प्रचार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, भारी भीड़ की वजह से अमित शाह ने प्रचार को रोका है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें भी दिख रहा था कि किस तरीके से वहां पर लोगों का एक जमावड़ा सा दिख रहा था। आगे बढ़ने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी लगातार कर रही है, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लोगों के घर जाके प्रचार करते हुए, पर्चा बांटते हुए तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन देवबंद की जो तस्वीर आई, भारी भीड़, और इस भीड़ को देखते हुए फिलहाल ये कार्यक्रम रोक दिया गया है। सहारनपुर में प्रचार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, भारी भीड़ की वजह से अमित शाह ने प्रचार अपना रोक दिया है। देवबंद में अमित शाह दरअसल डोर टू डोर कैंपेन करने वाले थे, लोगों के बीच जाकर मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे भारी भीड़ वहां पर देखी गई और भीड़ की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि फिलहाल अब इस कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाया जाए। तो भीड़ भाड़ के चलते इसे फिलहाल इस प्रचार को रोका गया। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। श्रेया, क्या मुख्य वजह यही है, भारी भीड़ की वजह से ही इस कार्यक्रम को रोका गया है? क्या दोबारा ये कार्यक्रम होगा या आज के लिए देवबंद में जो डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी करने वाली थी उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है? श्रेया, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद तक आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें जरा देखिए, देवबंद की ही तस्वीरें, जहां पर देखिए भारी तादाद में जैसे ये खबर मिली कि अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं तो लोग वहां जुटने शुरू हो गए। भारी तादाद में आप देखिए क्या भीड़ वहां पर इस वक्त नजर आ रही है। हर शख्स उनसे मिल लेना चाह रहा है, उनसे हाथ मिला लेना चाह रहा है और अमित शाह भी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे थे। डोर टू डोर ये कैंपेन, ये पर्चा बांटते हुए अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवबंद की ही ये तस्वीरें। लेकिन आप तस्वीरों में भी देखिए भीड़ जब बहुत ज्यादा हो गई, आगे बढ़ने के लिए भी आप देखिए रास्ता वहां फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। काफी स्थिति जब बिगड़ी, भीड़ काफी वहां दिखी, उसके बाद इस प्रचार को रोका गया है। तो देवबंद में भारी भीड़ के चलते डोर टू डोर जो कैंपेन अमित शाह कर रहे थे वो प्रचार अभी रोका गया है। ये सीधी तस्वीरें देवबंद की ही हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी उनसे ले लेते हैं। कुमार अभिषेक, क्या खास मुख्य वजह रही? देखिए, अमित शाह का जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ जुट जा रही है। आज जब वो मुजफ्फरनगर में थे तो मुजफ्फरनगर के शहर के बीचों बीच भी उन्हें जाना था, वहां भी उन्होंने कैंसिल किया है। और इस वक्त अभी जहां वो देवबंद पहुंचे हैं वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो सकता था। भीड़ को देखते हुए और चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए उन्हें अपना ये डोर टू डोर कैंपेन कैंसिल करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि देवबंद में उन्होंने कैंसिल किया, उसके पहले वो जो मुजफ्फरनगर में थे, मुजफ्फरनगर में भी जिस गली में उन्हें प्रचार करने के लिए जाना था, इतनी भीड़ जुट गई, इतनी भीड़ हो गई कि उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो कार्यकर्ता के घर गए, उसके बाद फिर वो देवबंद के लिए निकल गए, लेकिन देवबंद की भीड़ देख करके उन्होंने पहले ही उसको कैंसिल कर दिया था। हालांकि मुजफ्फरनगर जब आए थे तो मुजफ्फरनगर का जो शिव चौक है वहां पर वो पैदल जरूर कुछ दूरी तक चले थे, लेकिन भीड़ सबसे बड़ी वजह है कैंसिल करने की। ठीक है, श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी ताजा अपडेट दे देंगी। श्रेया, फिलहाल क्या स्थिति है? आगे जो भी कार्यक्रम थे सारे कार्यक्रम काट दिए गए हैं, अभी रद्द कर दिए गए हैं? देखिए, कार्यक्रम अभी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कोविड के कारण जो भीड़ मौजूद थी उसके चलते गृह मंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया। बीजेपी के मेंबर है, इनसे पूछते हैं कि क्या होगा, गृह मंत्री वापस फिर से आएंगे और कार्यक्रम क्यों अचानक रोक दी गई? व्यवस्था ये रही कि उनका 25 मिनट का गृह मंत्री जी का समय था देवबंद के अंदर, और 25 मिनट इस 400 मीटर के ही राउंड अप में समाप्त हो गया। उन्होंने जो संदेश देना था कार्यकर्ताओं के अंदर, भीड़ के कारण क्या हो गई? भीड़ के कारण उन्होंने कार्यक्रम रोका।
कार्यकर्ताओं में अति उत्साह के कारण उनका कार्यक्रम रुका है। कोविड के चलते हो सकता है जल सैलाब। तो जैसे कि आपने सुना कि जो ये भीड़ थी इसके चलते उन्होंने अपना 25 मिनट का जो टाइम था उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई। ये जगह थी एमबीडी चौक जहाँ पे वो पहुंचे, आगे उसके बाद वो नहीं बढ़े क्योंकि भारी मात्रा में लोग मौजूद हो गए और ये जो लेन है ये बहुत ही नैरो है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते गृह मंत्री ने अपना डोर टू डोर कैंपेन जो देवबंद में था उस पर रोक लगा दी। तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। लेकिन श्रेया, हमने ये कई बार तस्वीरें देखी, अमित शाह चाहे कैराना से शुरुआत करनी हो उनके डोर टू डोर कैंपेन की, तब भी हमने वही तस्वीरें देखी, भारी संख्या में लोग जो है वो जुटने शुरू हो रहे थे। आज भी वही स्थिति थी। तो ये तो आशंकाएं थी ही कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। क्या उस भीड़ से कैसे काबू उसको करके वहां से उनका वो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर पहले से रणनीति नहीं बनी? देखिए, हम पहले से यहाँ पे मौजूद थे और अगर बातचीत करें तैयारी की तो यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस मौजूद थी। अभी भी पुलिस के लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे लोगों ने कोशिश भी की थी पुलिस ने कि लोगों को अपने जगह पे रखे और वो एक जगह भीड़ ना करे। मास्क भी बांटी गई लेकिन लोगों ने नहीं माना, एक उत्साह थी उनमें और इसी के चलते जो लोगों की भीड़ उसमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो गई। आप लेन्स देख सकते हैं, बहुत ही जो नैरो लेन्स है, बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों के बीच से गृह मंत्री को गुजरना था, जो कि ये पूरा यू टर्न है एमबीडी चौक का। ये उनका 25 मिनट का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि लोगों ने कोई कोविड रूल्स फॉलो नहीं किया, लोग मास्क भी पहनने से इनकार किए, तो इसके चलते हमने देखा कि गृह मंत्री ने अपना डोर टू डोर कैंपेन आगे नहीं बढ़ाया। यही एमबीडी चौक पे वो उतरे, लोगों से हाथ हिलाया, बातचीत की और उसके बाद वो वापस चले गए। तो श्रेया जिस तरीके से जानकारी दे रही है और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी होंगी। श्रेया, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी तादाद में ये लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। श्रेया, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आम जन भी बढ़ चढ़ के पहुंच रहे थे, इसलिए भी इस कार्यक्रम को रोका गया? देखिए, यहाँ पे आम जनता भी थी, ना कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। ये आम जनता है। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में मौजूद लोग हैं, उन्होंने तैयारी भी की थी, फूल लेके वो खड़े थे छत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक दुख भी है कि गृह मंत्री का कार्यक्रम पूरी तरीके से पूरा हो नहीं पाया। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनता भी थी। आपसे पूछेंगे, आप आए हैं यहाँ पे गृह मंत्री को देखने लेकिन देख नहीं पाए, कोविड क्यों नहीं माना लोगों ने भीड़ क्यों नहीं ठीक से लोग यहाँ पे खड़े रहे जब पुलिस ने बार बार कही? बच्चे देखने को मिले नहीं, हम तो पीछे खड़े रह गए। तो लोग मानते तो कहीं ना कहीं हो सकता था ना कार्यक्रम। हाँ जी, कहीं ऐसा हो सकता अभी भी आप लोग मास्क नहीं पहने। नहीं, ये कार्यक्रम हो सकता पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया और इसी के चलते कहीं ना कहीं गृह मंत्री अपना जो कार्यक्रम था देवबंद में 25 मिनट का कार्यक्रम था, उसमें वो खाली 5 मिनट रुके होंगे। यही एमबीडी चौक, लोगों से उन्होंने हाथ हिलाया और फिर वो वापस चले गए। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले जहां देवबंद में अमित शाह पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम 25 मिनट का, जैसे श्रेया बता रही, कार्यक्रम था, सिर्फ 5 मिनट ही किया क्योंकि भारी भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हुई और उसी की वजह से ये घर घर जो प्रचार का कार्यक्रम था देवबंद में, उससे रोका गया। उससे एक तरीके से कहें तो आज के लिए पूरी तरीके से रोककर स्थगित ही कर दिया गया है। श्रेया लगातार मौजूद है। श्रेया, तो यानी अब अमित शाह का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या वो भी कार्यक्रम अब नहीं होंगे या सिर्फ यही कार्यक्रम ही था केवल अमित शाह का आज? देखिए, 2 और कार्यक्रम अभी भी गृह मंत्री का है। एक कार्यक्रम है सहारनपुर के कोटा में जहां पे वो मतदाताओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद उनका और एक डोर टू डोर कैंपेन है, वहां भी देखने के लिए मिल सकता है कि अगर ऐसा ही माहौल हो सकता है कि गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन ना करे। लेकिन अभी फिलहाल उनका कोटा में जो प्रोग्राम है मतदाताओं से बात करने की, वो प्रोग्राम जारी है। लेकिन ये डोर टू डोर प्रोग्राम आप अभी भी देख सकते हैं। भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि कितने मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद है और कोविड प्रोटोकॉल्स तो किसी ने फॉलो नहीं किया। बेसिक मास्क पहनने की जो एक प्रोटोकॉल है, पुलिस ने बार बार कही, पुलिस हमारे सामने उनको मास्क दिए, लेकिन किसी ने ये प्रोटोकॉल पालन नहीं किया। इसके चलते गृह मंत्री ने अपना कार्यक्रम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया।
बिल्कुल, तो फिलहाल ये कार्यक्रम जो देवबंद में अमित शाह का होना था, 25 मिनट का कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम में अमित शाह को डोर टू डोर यानी लोगों के घर घर जाकर पर्चा देना था और उनसे बात करनी थी। बड़ा ये प्रचार कार्यक्रम, क्योंकि लगातार इसकी शुरुआत कैराना से ही, जब अमित शाह पहुंचे, अलग अलग घरों में पर्चा बांटा, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और यही एक तरीका प्रचार का इस वक्त बीजेपी बड़े जोर शोर से कर रही है। चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई लोगों के बीच जाकर पर्चा बांटते हुए, मिलते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी उसे चुनाव आयोग की तरफ से रोक दिया गया है कि आप बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 5 लोग पहले जा सकते थे, लेकिन अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन अगर आप करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारी तादाद में जब भीड़ यहां जुटी तो ये फैसला लिया गया कि इस प्रचार को यहां पर रोक दिया जाए। श्रेया, ये सवाल है कि 10 की अनुमति होती है, चुनाव आयोग ने कहा कि अब 10 लोगों को लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की भी जो हमने तस्वीरें देखी, 10 से अमूमन ज्यादा ही लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। आज उससे भी ज्यादा तरीका यहाँ पर दिखा। तो क्या कोरोना की ही मेन वजह माने, मास्क नहीं लोग लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया, या सुरक्षा कारणों से? जी हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपको एक बार याद दिलाए कि वो जो कैराना में भी जब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था, तब भी लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया था। 10 के नंबर की जो एक रूल है इलेक्शन कमीशन से, उसकी पालन नहीं किया गया था। इसके चलते सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जहाँ पे उन्होंने कोविड के बारे में हाईलाइट किया। तो इसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि आज जब गृह मंत्री ने देखा कि फिर से कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन हो रहा है, लोग वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन में कोशिश तो की पुलिस की तरफ से कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करें, लेकिन जब किसी ने भी नहीं माना तो आगे चलते गृह मंत्री का यही फैसला रहा कि वो अपना डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं करेंगे। और 25 मिनट के कार्यक्रम में सिर्फ 5 मिनट वो देवबंद में थे, उसके बाद वो वापस चले गए। अब कोटा में उनकी दूसरी कार्यक्रम है जहां पे मतदाताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये हम लगातार देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो पहुंच रही है जब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। बीजेपी के नेता हो या जो भी पार्टियां पहुंच रही हैं, लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं, कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए अब आज की स्थिति को देखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मैंने मथुरा में भी अमित शाह को कवर किया, हम यहाँ भी उनको कवर कर रहे हैं। दोनों जगह जहां भी वो डोर टू डोर कैंपेन में गए, लोगों की भीड़, भारी भीड़ दिखाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं होता, लोग, समर्थक, इलाके के लोग तमाम जुटते हैं और वो बहुत बड़ी भीड़ की एक शक्ल हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने मथुरा में देखा और आज तो मुजफ्फरनगर में भीड़ का जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टूटना, वैसी स्थिति शहर में बन गई थी। और यही वजह रही कि अमित शाह ने जिस दाल मंडी गली में उन्हें जाना था, उस गली में नहीं गए, लेकिन उस सड़क तक वो जरूर आए थे। भीड़ सचमुच ज्यादा हो रही है और जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप 5 लोगों को लेकर आपको डोर टू डोर प्रचार करना है और वहां 25,000 लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कोरोना गाइडलाइन महज एक, कह सकते हैं कि एक मजाक बनकर रह गया है। और शायद इसी को भांपते हुए, क्योंकि चुनाव आयोग है, जो विपक्ष है, वो लगातार सोशल मीडिया पर और सब जगह इसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो ट्वीट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कल अमित शाह जब परसों वहां थे, मथुरा में थे, तो वहां पर जो वो पर्चे बांट रहे थे उसकी बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हुई कि भाई अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा दिया कि कोरोना फैला रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, ऐसी स्थिति में उसे संभालना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि चाहे मुजफ्फरनगर का वो दाल मंडी गली हो या फिर वो देवबंद की गलियां हो, गृह मंत्री ने वहां जाने से परहेज किया है। बावजूद इसके दोनों जगह इतनी भीड़ है कि अब इसे आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं कह सकते। ये एक फुल फ्लेज कैंपेन है। या तो फुल फ्लेज कैंपेन की इजाजत दी जाए या फिर इस तरीके के कैंपेन को कम से कम डोर टू डोर कैंपेन नहीं कहा जाता। लोग स्वतः स्फूर्त हैं, समर्थक बहुत ज्यादा हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जहां अमित शाह जा रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है और वो कई इलाके से, कई विधानसभाओं से लोग पहुंच जाते हैं।
और वो भीड़ काफी ज्यादा हो जा रही है। तो कुल मिलाकर इसे रोकना बहुत मुश्किल है। डोर टू डोर कैंपेन को सिर्फ 5 लोगों तक सीमित करना या गलियों तक सीमित करना अब बेहद मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से दोनों जगह भीड़ जमा हुई है, उसे देखते ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फैसला लिया होगा कि वो गलियों में अब नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रेया भी हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर हफ्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। तो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। ये पश्चिमी यूपी का युद्ध है जो बीजेपी और अखिलेश के बीच छिड़ गया है। लेकिन पश्चिमी यूपी में अखिलेश अकेले नहीं है, उनके साथ जाटलैंड में अपनी पकड़ रखने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी हैं। लेकिन जब से अखिलेश और आरएलडी ने टिकट बांटे हैं, तब से कहा जा रहा है कि जाट इस गठबंधन से नाराज है। लेकिन सच क्या है? आज तक ने पश्चिमी यूपी में इसकी पड़ताल शुरू की और ग्राउंड पर जाकर जाट नेताओं से बात की। इसमें जो निकल कर आया, आपको वो सुनवाते हैं। एलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं और इस चुनाव में भी वो साथ हैं। सारे के सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। तो सुना आपने, जाट महासंघ के नेता रोहित जाखड़ कह रहे हैं अखिलेश ने जाटों का अपमान किया है, और जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी कह रही हैं कि जाट और मुस्लिम सब समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन के साथ हैं। तो फिर रोहित जाखड़ क्यों बौखलाए हुए हैं? तो क्या ये कुछ खास सीट पर जाट सम्मान को लेकर तनातनी मची है? सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत की सीट है। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। इसी सीट पर चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह 6 बार सांसद चुने गए। जाट नेता सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और अखिलेश ने सिवाल खास सीट से मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। तो क्या सिर्फ जाटों में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर ही नाराजगी है? आज तक की टीम पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाके बागपत और शामली में पहुंची और यहाँ ग्राउंड पर जो देखा उसे आप भी सुनिए। यदि यहाँ पे रालोद से कोई मतलब जाट भाई का टिकट दिया होता तो निर्विरोध मतलब साइड देशी फटाफट कोई सोचने का विषय नहीं था। नवाब साहब को जयंत चौधरी ने टिकट दिया, इसी वजह से हम तो जयंत साहब की छवि देख रहे हैं, इन्हीं में उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट है। चौधरी साहब ने जिसे भी टिकट दिया तो वो सही सोच समझ के दिया हुआ, गलत नहीं दिया जी। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट तो चौधरी के ही नाम से जानी जी, कैंडिडेट को कोई वोट नहीं है। पश्चिमी यूपी में कुछ सीटों पर जाट वोटों का इतना असर है कि हार जीत तय करने की वो ताकत रखते हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर जाट वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जाट समाज पर नेताओं से ज्यादा खाप पंचायतों का असर है। जाट समाज के तमाम फैसले खाप पंचायत के तहत ही होते हैं। ऐसे में चुनाव में किस पार्टी को वोट करना है, ये भी खाप पंचायत पर ही निर्भर करता है। बागपत से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी
यूपी में बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर कैंपेन किया और समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमले किए। उनकी पूरी कोशिश ये बताने की रही कि अखिलेश दोबारा सीएम बने तो दंगों का दौर शुरू हो जाएगा। कभी आपने बहुत खूब कहा है, कभी भी तो वहां एक है गढ़ने में फिर ताकि का उत्तर बने, ताकि की सबसे उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है। वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि अमित शाह की निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ। वो किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये जानना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई उलझन या उधेड़बुन अब भी बची रह गई हो तो आगे और सुनिए। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। अमित शाह ने साफ साफ लाइन खींच दी है, बता दिया है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के प्रचार की दिशा क्या रहने वाली है और मुजफ्फरनगर तो यूं भी ऐसे हमलों के लिए सबसे मुफीद जगह है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के और भी बड़े नेता प्रचार मैदान में थे, वहां से भी धारदार प्रहार हुए। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तब उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 4 महारथी आज मैदान में दिखे। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से आप मानिए कि अमित शाह ने एक बार फिर से मथने की कोशिश की है। पहले जैसे उन्होंने कैराना से शुरू किया, मथुरा, और आज कम से कम मुजफ्फरनगर की जो भीड़ है ये ऐतिहासिक भीड़ दिखाई दे रही है पूरे शहर में। जिस तरीके से अमित शाह को देखने और सुनने लोग आए। समाजवादी खेमे से अखिलेश और जयंत ने गाजियाबाद में प्रचार किया। अखिलेश लगातार किसानों का सवाल उठाकर ये बता रहे हैं कि वो किस पिच पर लड़ना चाहते हैं। यही सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो 3 काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण से ही मतदान शुरू हो रहा है, लेकिन हमलों की तेजी और तीखेपन से ये साफ हो जाता है कि यूपी का चुनाव कितना कांटे वाला साबित होगा। भारत माता की, भारत माता। कुमार अभिषेक के साथ मुजफ्फरनगर से आज तक। भारत माता की। उधर बागपत में थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। दिल्ली में जब दंगा हो गया तब भी यहां दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि मालूम था यहां दंगा करेंगे तो
पूरा सब कुछ बिक जाएगा। बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सके। उत्तर प्रदेश अब प्रगति करेगा। हाईवे ऐसे बनेंगे जैसे आपके सामने हाईवे बन रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एक बार दिग्गजों की चुनावी चढ़ाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार का दिन है। योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सब के सब एक दिन प्रचार के मैदान में होंगे, लेकिन उन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं जिनसे जनता का सीधा लेना देना है। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। पश्चिमी यूपी का चुनावी मैदान, बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान और घमासान किन मुद्दों पर है, ये आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ के हर भाषण में इत्र और मित्र का जिक्र जरूर होता है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। अमित शाह जब भी प्रचार में उतरते हैं, मंदिर और माफिया पर उनका पूरा जोर रहता है। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जब भी मौका मिलता है, अखिलेश यादव को अपराधियों और आतंकियों का शुभचिंतक बताने से वो नहीं चूकते। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। और अखिलेश ने तो चुनावी अभियान का श्री गणेश ही जिन्ना से किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। ये उस उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध का हाल है जहां जिन्ना पर जोर है, कब्रिस्तान पर शोर है, पलायन का प्रहार है तो मंदिर मस्जिद पर धुआंधार है। वो उत्तर प्रदेश जहां नीति आयोग के सूचकांक के मुताबिक 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जहां 12% लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है, जो कुपोषण के मामले में चौथे नंबर पर है, जहां 44% आबादी कुपोषण की शिकार है, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। उस यूपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त आप देख चुके हैं। आज फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सबके सब पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं, तो अखिलेश जयंत की जोड़ी की भी मौजूदगी है। तो सवाल ये है कि क्या आज की तस्वीर कुछ अलग होगी?
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण के लिहाज से बेहद बेहद ही संवेदनशील है और बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों को अपने अपने वोट बैंक में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे ही मुद्दे दिख रहे हैं ताकि इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा सके। कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर आज। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने लाल पोटली आगे बढ़ाकर जवाब दिया। अखिलेश किसानों को फोकस में रखकर वादे उछाल रहे हैं। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, एक समाजवादी सियासत का प्रतीक तो दूसरे से किसानों को सियासी संदेश देने की कोशिश कि अन्नदाताओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक मैं ही हूं। जी हां, यूपी के चुनाव में प्रतीकों पर प्रहार हो रहे हैं तो पलटवार भी हो रहे हैं। शुरुआत पीएम मोदी ने की थी, लाल टोपी वालों से खतरा बताया था, रेड अलर्ट की घंटी बजाई थी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। बीजेपी के इस हमले का तब भी अखिलेश ने सदा जवाब दिया था। लोहिया जनेश्वर से लाल टोपी का रिश्ता बताया था। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। लेकिन अब लाल टोपी के साथ साथ अखिलेश लाल पोटली भी लेकर आ गए हैं। अन्न और अन्नदाताओं से सीधे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि किसान पर ही यूपी का घमासान टिका रहे। जयंत चौधरी की जोड़ीदारी इस मोर्चे पर उन्हें बेहद मदद दे रही है। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। अखिलेश जयंत की जोड़ी जोर शोर से इस कोशिश में लगी है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा ठंडा न पड़ने पाए। साथ में नए वादों का डोज भी दिया जा रहा है। देखिए अखिलेश और जयंत के वादे क्या हैं। 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का कॉर्पस फंड, फॉर्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश ने खुद को किसानों के साथ खड़ा दिखाने की पूरी कोशिश की है। इसलिए जैसे ही बीजेपी धार्मिक पलायन की बात करती है, अखिलेश राजनीतिक पलायन से जवाब देते हैं। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस।
अखिलेश की रणनीति देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि आखिर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए बेचैन क्यों है। जयंत का साथ होना अखिलेश को शुद्ध सियासी लाभ पहुंचा रहा है। दोनों के साथ होने से गठबंधन ज्यादा किसान हितैषी दिखता है, क्योंकि बीजेपी के खाते में तो पहले से ही कृषि कानून का घाटा दर्ज है। समर्थ श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर, आज तक।